डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। जब आरव शर्मा वसंत मैदान पर मीटिंग स्पॉट पर पहुंचा, वह अकेला नहीं था। रवि शेट्टी पहले से ही वहां था, जैसा कि उन्होंने पिछले दिन तय किया था। लेकिन कुछ गड़बड़ था। आरव शर्मा को आधा सेकंड लगा ये समझने में कि यह रवि शेट्टी की वजह से नहीं था। ये वह कपड़े थे जो उसने पहने थे। रवि शेट्टी ने उस नजर को भांप लिया। क्या? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं अपनी पहचान जाहिर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। ठीक है, हम पिट के सदस्यों का एक खास लुक होता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका ठीक उल्टा पहनूंगा। उसने उस ऊनी जंपर की ओर इशारा किया जो उसने पहना था। हालांकि मध्य वसंत था और ये निश्चित रूप से स्वेटर का मौसम नहीं था। उसने ढीली भूरी पैंट पहनी थी और सबसे ऊपर गोल नकली चश्मे जो उसे किसी कम बजट की रहस्यमयी ड्रामा के प्रोफेसर जैसा दिखा रहे थे। चश्मा कुछ ज्यादा ही है, आरव शर्मा ने सपाट स्वर में कहा। दरअसल ये सब कुछ ज्यादा है, लेकिन पहले चश्मा उतार दो। रवि शेट्टी ने आह भरी और उन्हें उतारकर अपनी जेब में डाल लिया। पिछली बार की तरह गाड़ी ठीक समय पर आई, चिकनी, महंगी और स्पष्ट रूप से प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई। ये पूरा शानदार, आडंबरपूर्ण सौंदर्य चिल्ला रहा था कि वे अभी भी आरव शर्मा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार एक अहम अंतर था। ये वही गाड़ी नहीं थी, यह एक भारत बादशाह व्हील्स थी। अभी भी हाई एंड, लेकिन पहले जैसा दिखावटी मॉडल नहीं। और जब वे पीछे की सीट पर सरक कर बैठे तो वहां सिर्फ एक और व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह क्या पहन रखा है? उसने तपाक से कहा। क्या तुम्हारा प्लान चैरिटी के लिए पिटाई खाने का है या कुछ और? यह वीकेंड है, रवि शेट्टी ने बेपरवाही से कहा, उन चश्मों की ओर हाथ बढ़ाते हुए जो वहां नहीं थे, फिर बीच में रुकते हुए जैसे। बड़ी ही उसे याद आया कि आरव शर्मा ने उसे इन्हें उतारने को कहा था। सेटअप परिचित था, वही काम, वही तनाव, लेकिन लोग अलग थे। इस बार बैकअप एक नई टीम थी, छोटी और अपरिचित। आरव शर्मा और रवि शेट्टी को एक भी चेहरा पहचान में नहीं आया। वे इस बार किसी गंदे गलियारे या मैले गोदाम में नहीं थे। ये जगह ज्यादा शानदार थी, एक बड़े कमर्शियल बिल्डिंग के चौथे माले पर बसा एक रेस्तरां, स्वर्ण भोजन। इसके आसपास ऑफिस थे। यह ज्यादा कॉर्पोरेट सा लग रहा था, लेकिन इससे चीजें और ज्यादा गड़बड़ लग रही थीं। हमें अपनी ताकतों को बांटना पड़ा, विक्रम जोशी उर्फ एजेंट डट ने बिल्डिंग के पास पहुंचते ही समझाया। एक साथ कई हमले। पता चला कि रणरेखा गैंग इतनी बेवकूफ नहीं है कि बस बैठकर इंतजार करे। तो ये हमारा अनुकूलन है। अराजकता तुरंत फैल गई। चीखें, कुर्सियां गिर रही थीं, लोग भागने के लिए छटपटा रहे थे। आखिरकार परिणाम वही था, जगह खाली हो गई। लेकिन विक्रम जोशी ने पहले झूठ नहीं बोला था। इस बार कम बैकअप मेंबर्स होने की वजह से आरव शर्मा और रवि शेट्टी दोनों को जल्दी ही अपने हाथ गंदे करने पड़े। इसमें धीरे धीरे उतरने का कोई मौका नहीं था, वे सीधे गहरे पानी में फेंक दिए गए। उसने इस दबाव का स्वागत किया। हर मुक्का, हर चाल, एड्रेनालाइन से भरा हर ताल, यह उसके अंदर कुछ जगा रहा था। कुछ पुराना, कुछ तेज। उसकी प्रवृत्तियां वापस आ रही थीं। मांसपेशियों की स्मृति, प्रवाह, शक्ति। एक प्रतिद्वंद्वी ने वार किया। आरव शर्मा ने बिना सोचे उसे रोका और जवाबी हमला किया। एक और उसकी ओर दौड़ा, उसने उसे मेज पर पटक दिया। तीसरा बगल से आया, लेकिन आरव शर्मा ने घूमकर, झुककर और उस आदमी को जबड़े पर मारा। शानदार, शानदार। चिराग ठाकुर ने उस शाम बाद में सैनिक किला के विशाल हैंगर ऑफिस में अपनी डेस्क के पीछे मुस्कुराते हुए कहा। आप दोनों अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। उसने बोलते हुए अपने हाथों को ताली बजाई। हमारी एक दूसरी टीम को आज थोड़ी परेशानी हुई तो मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन फिर मुझे अपडेट मिला, आपकी टीम बिना खरोंच के निकल आई। और मैंने अपने आप से कहा, बिल्कुल, वे ऐसा ही करेंगे। मेरी नज़र इस मामले में अच्छी है। उसने एक दराज खोली और डेस्क पर 2 मोटे लिफाफे सरकाए। पहले जैसी ही पेमेंट, 10,000 रुपये प्रत्येक। साफ, भारी। ज्यादातर बच्चे हफ्ते भर में इतना पैसा पाकर पागल हो जाते। चिराग ठाकुर यह जानता था, वह इस पर दांव लगा रहा था। दरअसल ये पेमेंट कुछ लखपति लाइनेज के सदस्यों से भी ज्यादा थी। फिर उसकी मुस्कान बदली, अभी भी चौड़ी लेकिन इरादे से भारी। मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है, आरव, उसने कहा। वास्तव में आप दोनों के लिए। मैं गंभीर हूं, चिराग ठाकुर ने आगे कहा। हमारे साथ पूर्णकालिक जुड़ जाओ। आपके माता पिता, आपका परिवार, कोई भी।
मुझे शक है कि वे हैरान होंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने सालों में सीखी है, किसी का मुंह बंद करने का सबसे तेज तरीका है उन्हें पैसा दिखाना। उसने 2 उंगलियों से लिफाफों को टैप किया। आप इस तरह का पैसा घर लाएं, आप के माता पिता को परवाह नहीं होगी कि आप क्या कर रहे हैं। मुझ पर भरोसा करें, वे समझ जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं? उसकी आवाज थोड़ा नीचे गई। स्कूल छोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? और हमारे साथ पूर्णकालिक जुड़ने का? आरव शर्मा को समय चाहिए था। चिराग ठाकुर की अच्छी किताबों में बने रहना ये प्लान का हिस्सा था। लेकिन स्कूल छोड़ना, ये कभी मेज पर नहीं था। न अब, न कभी। तो उसने सबसे सुरक्षित जवाब दिया जो वह सोच सकता था। कुछ ऐसा जो खुला लगे बिना किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हुए। मैं इस पर विचार करूंगा, आरव शर्मा ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। प्रस्ताव वाकई अच्छा है। और सच कहूं, मुझे यहाँ रहना पसंद है। लेकिन मुझे यकीन नहीं कि मैं अभी पूर्णकालिक के लिए तैयार हूं। स्कूल का बस 1 साल और बचा है, अभी छोड़ना अजीब लगेगा, आप जानते हैं। चिराग ठाकुर ने एक शब्द नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगलियों को आपस में घुमाया, विचारशील दिखते हुए, या कम से कम ऐसा दिखने की कोशिश करते हुए। फिर अपनी नजर रवि शेट्टी की ओर मोड़ दी। प्रतीक्षा करते हुए रवि शेट्टी ने आलसी ढंग से कंधे उचकाए और आरव शर्मा की ओर इशारा किया। मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं, उसने साधारण ढंग से कहा। वही कारण है कि मैं इस जीवन में हूं। उसने ही मुझे आपके लिए सुझाया था। तो वह जहां जाएगा, मैं भी वही जाऊंगा। आरव शर्मा को लगा कि यह एक अच्छा जवाब था। ने ध्यान वापस उस पर डाल दिया, लेकिन बिना स्पष्ट रूप से इनकार किए। साफ, कम ड्रामा। लेकिन फिर भी उसे चिराग ठाकुर का उन्हें देखने का तरीका पसंद नहीं आया। जब दोनों नजरों से ओझल हो गए, चिराग ठाकुर ने नवीन की ओर मुड़ा, जो पूरे समय चुपचाप उसके बगल में खड़ा था। आप आरव शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग ठाकुर ने पूछा, उसकी नजर अभी भी दरवाजे पर थी। ऐसा लगा जैसे वह मेरे प्रस्ताव से बच रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, नवीन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। और कुछ बातें चल रही हैं। कुछ अन्य सदस्यों ने आपके द्वारा उसे दी जा रही पक्षपात की शिकायत शुरू कर दी है। ज्यादा पेमेंट, लग्जरी, ध्यान। बिल्कुल नहीं, सर, नवीन ने जल्दी से कहा। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति पर इतने संसाधन खर्च कर रहे हैं, पैसा, इमेज, भरोसा, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह फल दे। शायद वह इतना रुका कि यह मायने रखे। शायद हमें उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। बस अगर चीजें हाथ से बाहर हो जाएं। वीकेंड का काम हमेशा की तुलना में जल्दी खत्म हो गया था। सूरज अभी भी आकाश में नीचे लटक रहा था, सुनहरी रोशनी इमारतों पर फैल रही थी। कोई जल्दी नहीं, कोई खतरा नहीं। बस आरव शर्मा और रवि शेट्टी एक साथ चंदपुर बाजार की मुख्य सड़क पर चल रहे थे, रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हुए। यह उन दुर्लभ शांत पलों में से एक था जब लोग बिना इरादे के बातें उगल देते हैं। और रवि शेट्टी ने हमेशा की तरह मौका ले लिया। तू लड़ाई में बहुत अच्छा हो गया है, रवि शेट्टी ने कहा, अपने सिर के पीछे हाथ रखे हुए, जैसे कि उसे कोई परवाह ही नहीं थी। नहीं, रुक, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा लगता है कि तुझे पहले से ही लड़ना आता था, लेकिन तेरा शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। अब वह पकड़ में आने लगा है। यह आदमी समझता है, आरव शर्मा ने सोचा। उसकी समझ डरावनी है। और सच कहें तो वह गलत नहीं था। शायद, आरव शर्मा ने कहा, लेकिन तेरे हिसाब से मैं अभी भी सी रैंक हूं। मैंने दीपक सोलंकी को भाग्यवश हराया था। और अब भी अगर मुझे फिर से उससे लड़ना पड़े तो मैं हार जाऊंगा। जब तक कि मैं कोई और चाल न चलूं। वह रुका, शब्दों को एक पल के लिए हवा में लटकने दिया। इसलिए मुझे और मजबूत होना होगा। जल्दी। हाँ हाँ, रवि शेट्टी ने सिर हिलाया। लेकिन सच में तू पहले ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि रीढ़ की हड्डी तोड़े बिना इससे तेजी से प्रगति करना संभव है। और चल, अब तो तेरे पास इतना पैसा है तो आराम कर सकता है। गेम खेल, मौज कर, इतना मेहनत क्यों कर रहा है? आरव शर्मा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अगर उसने कहा, मुझे स्कॉर्पियन गैंग को खत्म करना है, तो वह पहले से ही रवि शेट्टी की प्रतिक्रिया की कल्पना कर सकता था। और यह अच्छी नहीं होती। आरव शर्मा को ठीक नहीं पता था कि रवि शेट्टी की निष्ठाएं कहाँ थीं। लेकिन अगर अनुमान लगाना हो तो शायद वे उससे ज्यादा स्कॉर्पियन गैंग के साथ थीं। इसलिए आरव शर्मा ने बात को स्पष्ट रखा। सावधान, मेरा अपना मजबूत होने का तरीका है, उसने कहा। और मुझे ये सुनिश्चित करना है कि इस दौरान कुछ भी बिखरे नहीं। रवि शेट्टी ने और नहीं जोर दिया।
लेकिन आरव शर्मा को महसूस हुआ वह इसके बारे में सोच रहा था, पंक्तियों के बीच पढ़ रहा था। आरव शर्मा ने उस रिसर्च के बारे में सोचा जो वह कर रहा था, सुपरह्यूमन्स की दुनिया में गहरी खोज। ऑनलाइन ज्यादातर जानकारी अस्पष्ट थी, आधी अधूरी फुसफुसाहटें, बिखरी हुई अफवाहें, सर्च रिजल्ट्स में 10 पेज पीछे दबे फोरम्स पर टुकड़े टुकड़े। फिर भी आरव शर्मा ने सबका पीछा किया, एक्सेस फीस चुकाई, संदिग्ध वेबसाइट्स में खोज की, हर सुराग का पीछा किया, चाहे वह कितना भी पतला या हास्यास्पद क्यों न लगे। एक नाम, हरीश, एक व्यक्ति जिसके बारे में उसने पहले सुना था, लेकिन जिसका ठिकाना हमेशा रहस्य रहा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ रहता है, कोई पक्की तस्वीर नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, बस कहानियां, जंगली असंभव कहानियां, जंगलों में देखे जाने का। बड़ी पर्वतारोहियों ने कसम खाई थी कि उन्होंने पगडंडियों के पास किसी सामान्य नहीं को देखा था। ये रिपोर्टें एक जगह तक सीमित नहीं थीं, वे पूरे देश में फैली थीं। लेकिन आरव शर्मा ने इसे सीमित करने का तरीका ढूंढ लिया। सभी संकेत निजामाबाद की ओर थे, या उसके आसपास कहीं। उसने इसे एक और सुराग से जोड़ा था, कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोग चूक गए होते। वह हिस्सा गहराई में दबा था, बिखरे हुए उल्लेख, कोई नाम नहीं, कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आरव शर्मा ने बिंदुओं को जोड़ने के लिए काफी कुछ ढूंढ लिया। वह विद्यार्थी एक स्थानीय स्कूल में पढ़ा था, किसी गैंग का हिस्सा नहीं, कोई संबंध नहीं, बस एक प्राकृतिक शक्ति। यह अपने आप में अफवाहों को बेतुका बनाता था, लेकिन आरव के लिए ये केवल वजन बढ़ाता था। इतना जवान, इतना खतरनाक, वह केवल सुपरह्यूमन प्रशिक्षण से ही हो सकता था। जाहिर तौर पर वह विद्यार्थी टूट गया, बहुत आगे चला गया, लड़ाई में 3 सहपाठियों को मार डाला, और भले ही उसकी अफवाह थी कि वह हरीश का शिष्य था, इससे उसकी रक्षा नहीं हुई, न कानूनी तौर पर, न सामाजिक तौर पर, न किसी तरह से जो मायने रखता था। उसके बाद के बाद वह लड़का हर बात से गायब हो गया। आरव शर्मा जानता था क्यों। सुपरह्यूमन से जुड़े होने पर भी अगर दुनिया आपको राक्षस समझे तो कोई नहीं बचा सकता। दीपक सोलंकी को 5 साल की किशोर हिरासत की सजा सुनाई गई थी। उन पर अवैध पदार्थों के उपयोग और एक विशेष अंडरग्राउंड संगठन चलाने में उनकी भूमिका के आरोप थे। वह अकेला नहीं था, उनके कई करीबी दोस्त भी इसमें फंस गए थे। उनकी उम्र की वजह से उनकी सजा उतनी कठोर न ही थी जितनी हो सकती थी। अदालत ने फैसला किया था कि उन्हें जेल की बजाय किशोर हिरासत केंद्र में भेजा जाए, अभी के लिए। लेकिन जैसे ही वे वयस्क होंगे उन्हें बिना किसी सवाल के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। दीपक सोलंकी को इस सब के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी जगह पर खत्म होगा। वास्तविक दुनिया में जब उसने अपनी उम्र के कुछ बच्चों को मारा था, शिक्षक हमेशा इसे नजरअंदाज कर देते थे। लड़के तो लड़के ही होंगे, वे कंधे उचकाकर कहते थे। यहां तक कि जब चीजें बहुत आगे बढ़ गईं, तब भी सबसे बुरा जो हुआ वह एक डांट या चेतावनी थी। पुलिस ने मुश्किल से ध्यान दिया। स्कूल में उसके पास छोटी प्रिंसिपल और ज्यादातर शिक्षक उसकी मुट्ठी में थे। तभी दीपक सोलंकी को एहसास हुआ, मैं अछूत हूं, या कम से कम उसने ऐसा सोचा था। नशीले पदार्थ, वे सीधे तौर पर उससे जुड़े नहीं थे। आमतौर पर पुलिस बड़े मछलियों का पीछे जाती थी, यहां तक कि छोटे स्तर के विक्रेताओं को भी सिर्फ एक हल्की फटकार मिलती थी। लेकिन इस बार बात अलग थी। वह बच नहीं सका, खासकर तब नहीं जब कोई खास व्यक्ति पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब वह किशोर न्याय केंद्र पहुंचा, उसे 5 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में रखा गया। कुल 6, उम्र 13 से 17 साल तक थी। सभी लड़के, सभी अपने अपने तरीके से टूटे हुए। वे कचरा थे, उसे तुरंत पता चल गया। उससे भी बदतर, भले ही दुनिया ने उन्हें एक साथ रखा हो। दीपक सोलंकी अभी भी मानता था कि उसने केवल अपने हक की रक्षा के लिए लड़ाई की थी, कि वह बस अपने संसार में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये बच्चे, उन्हें वफादारी की परवाह नहीं थी, उन्हें सीमाओं की परवाह नहीं थी। वे ऐसे लोग थे जो सिर्फ आग की लपटें देखने के लिए सब कुछ जला देते थे। पहले वाले को अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह दीपक सोलंकी की उम्र का था। उसने दावा किया कि सभी नए लोगों को सबसे खराब काम करके खुद को साबित करना होगा, शौचालय साफ करना, बिस्तर बनाना, बाकियों के लिए काम करना। दीपक सोलंकी ने मना कर दिया, उन्हें ये पसंद नहीं आया। 5 ने एक साथ उस पर हमला करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि वह आसान शिकार है, नया माल, नया लड़का। वे गलत थे।
कुछ ही पलों बाद वे सभी फर्श पर पड़े थे, खांसते हुए और अपनी पसलियों को पकड़े हुए। दीपक सोलंकी के चेहरे और बाहों पर कुछ चोटें थीं, उसे निश्चित रूप से मारा गया था, लेकिन वह खड़ा होकर चला गया। लगता है यहाँ के लोग औसत अपराधी से थोड़े ज्यादा मजबूत हैं, उसने सोचा, या शायद बस ज्यादा लापरवाह। उन्हें इसकी परवाह नहीं कि वे चोटिल हो जाएं। हर कक्षा में जो दीपक सोलंकी जाता, हर एक में हमेशा एक खाली सीट रहती थी, हमेशा वही सीट। और दीपक सोलंकी को ठीक ठीक पता था कि वह किसकी थी। वह विद्यार्थी लंबा था, एथलेटिक काया वाला, मोटा नहीं लेकिन मजबूत, नियंत्रित। उनके लंबे सीधे बाल कंधों तक लटकते थे और उनके चेहरे पर शायद ही कभी कुछ दिखता था। वे कभी कक्षा में नहीं आए। किशोर न्याय केंद्र के बच्चे ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा कठोर। वे बाहर के औसत गुंडों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उनके पास नैतिकता नहीं थी। वे खेल नहीं खेलते थे। अगर कोई वाकई में ऐसे समूह पर नियंत्रण पा सकता था और उन्हें फिर से ऐसी जगह में लौटने से बचा सकता था, तो प्रणव झा ने धीरे धीरे चबाते हुए कहा, तू एक समूह बनाना चाहता है, ऐसा जो यहां से शुरू हो लेकिन बाहर भी एक साथ रहे। वह हंसा, सिर हिलाते हुए, लेकिन फिर एक सेकंड बाद वह आगे झुका और अपनी आवाज धीमी की। मैं तुझे एक बात बताता हूं, उसने कहा। उसे अपने साथ शामिल कर ले। उसने सिर झुकाया, कमरे के उस पार पूर बड़ी ही तरह अकेले बैठे उस लड़के की ओर इशारा करते हुए जिसके लंबे बाल थे और कक्षा में खाली सीट थी। प्रणव झा पीछे झुका, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। दरअसल ये भूल जा, तुझे किसी और को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह तेरे साथ शामिल हो गया तो यहाँ हर कोई तेरे पीछे चलेगा। दीपक सोलंकी ने लंबे बालों वाले विद्यार्थी के बारे में कोई गंभीर शोध नहीं किया था। वह लड़का पहले से ही किशोर न्याय केंद्र में था जब दीपक सोलंकी वहां पहुंचा, और चूंकि कोई भी उसके बारे में महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह बात नहीं करता था, दीपक सोलंकी ने मान लिया कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, विशेष व्यवहार थोड़ा अजीब था, लेकिन जब आप 5 साल की सजा काट रहे हों तो आप अपनी लड़ाइयां चुनना सीख लेते हैं। अगर कोई कक्षा छोड़ने की अनुमति पाता है तो उसे छोड़ने दो। दीपक सोलंकी के पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वह इसकी परवाह करे, लेकिन अब वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। प्रणव झा ने क्यों कहा कि वह एक व्यक्ति पूरे केंद्र को प्रभावित कर सकता है? क्यों वह दीपक सोलंकी अपने बिस्तर पर बैठा छत की ओर देख रहा था, विचारों का भावर चल रहा था। क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? उसने सोचा। क्या मैंने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पर्याप्त लड़ाई नहीं की? उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। शायद ये ताकत की बात नहीं है। यहाँ ताकतवर लोगों की कोई कम बड़ी ही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था। क्या ये कोई जाल है? क्यों हर कोई, यहाँ तक कि गार्ड भी, उसे अकेला छोड़ देते हैं? क्या यह एक और आरव वाली स्थिति है? शायद ये सिर्फ ताकत की बात नहीं है, शायद कुछ और है। कमरे के उस पार उसका एक रूममेट एक कागज के टुकड़े के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसे बार बार मुड़ रहा था बिना ऊपर देखे। दूसरे लड़के ने रुके बिना कहा, तू अर्जुन की बात कर रहा है? दीपक सोलंकी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे सब कुछ नहीं पता, रूममेट ने कहा, अभी भी कागज मोड़ते हुए। मैं करीब 1 साल पहले यहाँ आया था। वह पहले से ही यहाँ था, और उस समय भी चीजें पहले से ही ऐसी थीं। कोई भी उससे नहीं उलझता, कभी नहीं। उसने कंधे उचकाए। उसे जो चाहे करने की इजाजत है। कक्षा में नहीं आता, रूटीन छोड़ता है, किसी से बात नहीं करता और कोई उसे रोकता नहीं। सच कहूं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे उसे किसी दिन मुख्य द्वार से सीधे बाहर जाने दें। दीपक सोलंकी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अर्जुन नाम उसके दिमाग में अटक गया था। और सवाल भी। मैं भी वही सवाल पूछता था जो तू अब पूछ रहा है, लोकेश भट्ट ने कहा आखिरकार मुड़ा हूं, कागज नीचे रखते हुए। जितना मैं समझ पाया वो यहाँ सबसे लंबे समय से है। सबसे लंबे समय से। अर्जुन ज्यादातर बड़े बच्चों की उम्र का था, ज्यादा से ज्यादा 17 साल का। अगर वह हर किसी से पहले यहाँ था तो आखिर उसे कब बंद किया गया था? और अफवाह यह है, लोकेश भट्ट ने अपनी आवाज थोड़ा और धीमी करते हुए कहा, वह इस जगह के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन असली बात, जिन्होंने उसे वास्तव में लड़ते देखा है, वे इसके बारे में कभी बात नहीं करते। जैसे कभी नहीं। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये हुआ ही नहीं। दीपक सोलंकी ने अपनी आंखें संकुचित की। तो बस यही है, वह बस ताकतवर है। ये ठीक नहीं लगा। इसमें और कुछ होना चाहिए। क्या? प्रणव झा गंभीर था। बस अर्जुन को अपने साथ लाओ और बाकी किशोर न्याय केंद्र उसके पीछे चलेगा। इतना ही नहीं हो सकता था?
अगर यह वाकई इतना आसान है, दीपक सोलंकी ने सोचा, तो उसे हराने से काम हो जाना चाहिए। साबित करो कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, उसे झुकने पर मजबूर करो और वह मेरे पीछे चलेगा। साधारण पदानुक्रम की बात, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यकीन नहीं, और मुझे ये पसंद नहीं। उसने लोकेश भट्ट की ओर देखा। मेरे लिए एक काम कर, दीपक सोलंकी ने कहा। उसके साथ लड़ाई शुरू कर। तूने क्या कहा? लोकेश भट्ट ने पलकें झपकाईं। तू चाहता है कि मैं अर्जुन के साथ लड़ाई शुरू करूं? हाँ या पहल ए उससे पूछ कि क्या वह मेरे बनाए समूह में शामिल होना चाहता है। शायद वह तुम्हें आश्चर्य में डाल दे और हाँ कह दे। दीपक सोलंकी थोड़ा आगे झुका। लेकिन अगर वह नहीं मानता तो तुझे उसके साथ लड़ना होगा। और ठीक उसी समय दरवाजा खुला और बाकी 4 रूममेट हंसते हुए अंदर आए, जब तक कि उन्होंने लोकेश भट्ट के चेहरे का भाव नहीं देखा। दीपक सोलंकी का जबड़ा कस गया। वह एक तेज हलचल में अपने बिस्तर से कूदा, अपनी गर्दन को एक जोरदार चटक के साथ एक तरफ मोड़ा और किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले वह आगे बढ़ा। अपनी टांग उठाकर उसने एक लड़के के पेट में जोरदार लात मारी, जिससे वह दूसरे में जा टकराया। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि पिछले बार क्या हुआ था? उसने गुर्राते हुए कहा, फिर अपनी टांग घुमाई और दूसरे लड़के के चेहरे पर एक क्रूर लात मारी। अर्जुन के साथ तुम्हें नहीं पता कि तुम जीतोगे या हारोगे। एक मौका है, लेकिन मेरे साथ तुम हारोगे, और यह जल्दी नहीं होगा। मैं सिर्फ एक को उसका इम्तिहान लेने के लिए कहना चाहता था। लेकिन अब तुम पांचों उस पर एक साथ जाओ। अगर अर्जुन इतना भी नहीं हरा सकता तो वह इस शो हरत के लायक नहीं है। किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं थी। संदेश स्पष्ट था। दीपक सोलंकी ने उनके लिए फैसला कर लिया था। सब बाहर थे, कुल मिलाकर लगभग 200 कैदी। कुछ खेल रहे थे, कुछ टहल रहे थे, कुछ किनारे से देख रहे थे। दीपक सोलंकी एक तरफ खड़ा था, बाहें क्रॉस की हुई, उसकी आंखें खेल मैदान के ऊपर बने दर्शक दीर्घा पर टिकी थीं। और वह वहां था, अर्जुन, दर्शक दीर्घा के सबसे ऊपरी हिस्से में अकेला बैठा, गतिहीन, शांत, जैसे वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा हो या शायद जैसे उसे किसी भी चीज की परवाह ही न हो। पांचों ने यार्ड के उस पार अपना रास्ता बनाया, आखिरी बार दीपक सोलंकी की ओर देखते हुए। फिर ऊपर की ओर बढ़े। उनमें से एक ने अपने हाथों को मुंह के चारों ओर कप बनाया और चिल्लाया, अरे अर्जुन, हम बात करना चाहते हैं। अर्जुन शांत बैठा था, उसके हाथ उसकी गोद में शांति से टिके थे, उसकी आंखें नीचे खेल मैदान को स्कैन कर रही थीं। वह कुछ नहीं कर रहा था। वह कभी नहीं करता था। कभी मुसीबत नहीं खड़ी करता। कभी अपनी आवाज नहीं उठाता। हमेशा अपने आप में रहता। 3 सालों में किसी ने भी उसे पुकारने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन आज ये बदल गया। यार्ड के उस पार एक आवाज गूंजी, जोरदार, सीधी, अनदेखी करना असंभव। सालों में पहली बार किसी ने उससे बात की थी। अर्जुन ने नीचे देखा। नीचे दर्शक दीर्घा क्या धार के पास कुछ विद्यार्थियों का एक छोटा समूह इकट्ठा था। वह उनमें से किसी को नहीं पहचानता था। अरे, उनमें से एक ने फिर से चिल्लाया, अगर तुम वाकई में सुनना चाहते हो कि हमें क्या कहना है, तो यहाँ नीचे क्यों नहीं आते? फिर भी अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं हिला, नहीं झपका, बस उन्हें देखता रहा, उसका चेहरा अपठनीय। नीचे समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह पर्याप्त नहीं होगा, दीपक सोलंकी के लिए नहीं, न ही उस काम के बाद जिसमें उन्हें धकेला गया था। यहां तक कि मैदान के उस पार से प्रणव ने भी रुककर देखा। उसकी एक अच्छी आंख ने समूह को ध्यान से देखा, उनके हर कदम को ट्रैक करते हुए जैसे ही वे ऊपर की ओर चढ़े। उस शांत तूफान की ओर जो सबसे ऊपर बैठा था। कुछ होने वाला था, और सभी को ये पता था। दीपक, प्रणव ने किनारे से बुदबुदाया, एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान के साथ देखते हुए। तू उतना बेवकूफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। उन मूर्खों को अपने लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया। चालाक चाल। दोनों में से बड़े महेश राणे ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हम इसे होने देते हैं, उन्होंने कहा। कभी कभी ऐसा कुछ होना जरूरी होता है। यह बाकियों को याद दिलाता है कि वह लड़का ऐसा नहीं है जिससे उलझना चाहिए। तुम्हें महसूस हो रहा है कुछ बदल गया है। अगर हम इसे अब रोक देंगे तो ये कहीं और फट पड़ेगा। मैं समझता हूं, पहला गार्ड ने जवाब दिया। लेकिन एक और समस्या है। वह थोड़ा आगे झुका। खैर, हमें कुछ पूछना है, लड़के ने आगे कहा। यह एक समूह के बारे में है, हमारा समूह। हम इसे यहाँ अंदर बना रहे हैं ताकि बाहर निकलने पर हमारे पास कुछ तैयार हो, अब और ऐसी जगह पर वापस नहीं आना। तो उसने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, तुम क्या कहते हो?
तुम शामिल हो। अर्जुन आखिरकार हिला, ज्यादा नहीं, बस उसका सिर थोड़ा सा घूमा ताकि वह अब उसके चारों ओर खड़े समूह को देख सके। एक सामने, दो उसकी बाईं ओर, दो उसकी दाईं ओर, सभी खड़े। उनके दिल धड़क रहे थे, दिखावा कर रहे थे कि वे घबराए नहीं हैं। क्या तुम डर गए हो या कुछ और? अगुआ लड़के ने तड़क कर कहा। या शायद तुम गूंगे हो, कुछ बोलोगे या मेरे सामने होने के बावजूद मुझे अनदेखा करते रहोगे? अर्जुन का बूट उसके पेट में हथौड़े की तरह लगा, लड़के को जमीन से पूरी तरह उठा दिया। एक सेकंड में वह खड़ा था, अगले ही पल वह हवा में था। समय धीमा हो गया जैसे ही उसका शरीर उड़ा, ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर। एक ही लात से कोई इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता था। वह गिर नहीं रहा था, वह उड़ रहा था। फिर गुरुत्वाकर्षण ने उसे वापस खींच लिया और टक कर क्रूर थी। वह अपनी पीठ के बल सपाट गिरा, एक बीमार कर देने वाली चटक के साथ उसका शरीर कंक्रीट पर फिसलता हुआ जमीन के खिलाफ उसकी त्वचा फट गई जब वह मंच से लगभग 30 मीटर दूर रुक गया। हाँ, वह लात प्रभावशाली थी, लेकिन दीपक सोलंकी ने पहले भी ऐसी लातें देखी थीं। ऊंचे स्थान से, अच्छे फॉर्म और समय के साथ कुछ लोग ऐसा कर सकते थे। शायद वह अभी तक आश्वस्त नहीं था। वह और देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि अर्जुन की ताकत वास्तव में कितनी दूर तक जाती है। और तभी अर्जुन फिर से हिला। वह मंच के किनारे तक चला और कूद गया, ऊंचा और ऊंचा। अर्जुन ने इसे उठाया जब तक कि पूरा मंच उसके सिर के ऊपर झुका हुआ नहीं था। स्टील के फ्रेम और बेंच यार्ड के ऊपर एक विशाल छाया डाल रहे थे। उसकी गर्दन और बाहों की नसें मोटी लताओं की तरह उभर आईं, अस्वाभाविक शक्ति के साथ धड़क रही थीं। अर्जुन ने आखिरकार एक प्रारंभिक दहाड़ना छोटी ही काली जब उसने नीचे खड़े बाकियों के साथ आंखें मिलाईं। फिर भी उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। भावना अगर कोई थी तो गहरे दबी हुई थी। ये क्रोध नहीं था, ये घमंड नहीं था, यह कुछ और ठंडा था। दीपक सोलंकी ने बिना इरादे के एक कदम पीछे ले लिया। ये तो संभव भी नहीं होना चाहिए। विशाल धातु का दर्शक दीर्घा अभी भी अर्जुन के सिर के ऊपर ऊंचा था। उसकी बाहों, उसकी बाजुओं, उसकी गर्दन से नसें उभर रही थीं, मोटी और रस्सी जैसी। उसकी त्वचा के नीचे लताओं की तरह जो बाहर निकलने के लिए लड़ रही हो। और दीपक सोलंकी, वह केवल अविश्वास में घूर सकता था। कोई भी प्रशिक्षण, चाहे कितने साल, कितनी ताकत, कितना दर्द, उसे उस स्तर की शक्ति नहीं दिला सकता था। ये सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये गैर मानवीय था। यार्ड के चारों ओर कैदियों ने सांस लेना बंद कर दिया था। बास्केटबॉल कोर्ट के पास के लड़के, जो कुछ मिनट पहले हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, अब जड़वत खड़े थे, आंखें फैली हुई, खामोश। हर एक चेहरे पर डर था। वे अब यह नहीं सोच रहे थे कि अर्जुन क्या कर सकता है, वे सोच रहे थे कि वह अगला क्या करने वाला है। अचानक उनके पीछे एक लाउडस्पीकर चटकने लगा। अर्जुन, स्टैंड को अभी नीचे रख दो, घोषणा यार्ड के उस पार गूंजी। गार्ड्स की आवाजें तनावपूर्ण थीं, जैसे वे शांत दिखने की कोशिश कर रहे हों लेकिन मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे हों। उन्होंने अपना सबक सीख लिया है। वे फिर से तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इसे अपने लिए और मुश्किल मत बनाओ। यहाँ तुम्हारा समय बढ़ाने की कोई वजह नहीं है। वे अर्जुन को बल से रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। उनका एकमात्र हथियार अब बातचीत था, और उनके चेहरों के भावों से जो कुछ बाहर थे, ये स्पष्ट था कि अगर यह काम नहीं करता तो उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। अर्जुन, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और हताश। तुमने अब तक बिना छोटी इसी घटना के इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कि तुम हमलावर नहीं थे। हम इसे जाने देने को तैयार हैं। बस स्टैंड को नीचे रख दो। अर्जुन एक सेकंड और खामोश खड़ा रहा, उसके कंधे अभी भी ऊपर नीचे हो रहे थे। फिर, बिना एक शब्द कहे, वह मुड़ा और उस दर्शक दीर्घा के हिस्से की ओर शांति से चला, जिसे उसने नहीं तोड़ा था। वह वापस ऊपर चढ़ा, सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंचा, बैठ गया और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर टिका लिया। अर्जुन ने जो किया, वह हर किसी की स्मृति में जल गया। उनके दिमाग में एक निशान की तरह अंकित हो गया। अफवाहें सच थीं, किसी ने फुसफुसाया। हाँ यार, ये किसी सुपरहीरो को असल में देखने जैसा था। लेकिन यही बात समझ में नहीं आती। ऐसा व्यक्ति किशोर न्याय केंद्र में हमारे साथ क्यों बंद है? सचमुच, क्या उसे खबरों में नहीं होना चाहिए? या जैसे किसी गुप्त सरकारी सुविधा में अन्य सुपर पावर वाले अजीब लोगों के साथ? वह सुपर पावर नहीं था, एक और लड़के ने चिल्लाकर कहा। मुझे यकीन है कि मेरा बाप भी ऐसा कर सकता है अगर उसे गुस्सा आ जाए। और जब उसने इसे अपने चेहरे के पास लाया तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके होंठ एक मुस्कान में खींचे हुए थे।
अब मैं समझ गया कि प्रणव का मतलब क्या था। अगर मैं अर्जुन को अपनी तरफ कर सकता हूँ, उसे हमारे साथ शामिल होने के लिए मना सकता हूँ, तो बाकी सब अपने आप लाइन में आ जाएंगे। कोई भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस तरह की ताकत हमारे पीछे होने के साथ। दीपक सोलंकी ने सीढ़ियां चढ़ी, हर कदम पिछले से भारी। जब वह सबसे ऊपर पहुंचा, अर्जुन नहीं हिला, एक भी झटका नहीं। यहां तक कि अभी जो हुआ उसके बाद भी नहीं। अभी भी शांत, अभी भी खामोश, अभी भी दुनिया को ऐसे देख रहा था जैसे इसका कोई मतलब नहीं। दीपक सोलंकी उसके सामने खड़ा हो गया। वे लड़के जो पहले यहां आए थे, दीपक सोलंकी ने अपन बड़ी ही आवाज स्थिर करते हुए कहा। मैंने ही उन्हें भेजा था। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ला सका तो हम इसे वाकई में कर सकते हैं। तब मैंने सोचा था कि मैं नेतृत्व करूंगा। मेरा दल, मेरा नाम। उसने यार्ड की ओर इशारा किया, उस भीड़ की ओर जो अभी भी पहले की घटना से विस्मय में जड़वत थी। तुम्हारी जैसी ताकत के साथ कोई इसका सवाल नहीं उठाएगा। यहाँ हर कोई तुम्हारा अनुसरण करेगा, किसी भाषण या किसी योजना की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम क्या हो। इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम क्या चाहते हो? यहाँ से निकलने पर तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्योंकि अगर तुम मुझे उस चीज को बनाने में मदद करो जो मैं बना रहा हूँ, तो मैं भी तुम्हें वो हासिल करने में हर संभव मदद करूंगा जो तुम चाहते हो। दीपक सोलंकी को नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन इस बार वह रणनीति नहीं बना रहा था या हिसाब किताब नहीं कर रहा था। वो बस वही कह रहा था जो उसके दिमाग में था, सच्चाई से। और शायद, बस शायद, कोई और इतना बहादुर या मूर्ख नहीं रहा होगा कि अर्जुन से वह एक साधारण सवाल पूछे, तुम क्या चाहते हो? अर्जुन आखिरकार बोला। उसकी आवाज दीपक सोलंकी ने जितनी कल्पना की थी उससे कहीं नर्म थी। गहरी नहीं, राक्षसी नहीं, बस एक लड़के की आवाज, एक किशोर की आवाज। मैं क्या चाहता हूँ? अर्जुन ने कहा, माँ। छोटे और शकील से फुसफुसाते हुए। फिर उसका लहजा सख्त हो गया। जब मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसने मुझे ये सिखाया, जिसने मुझे ये शक्ति दी, जिसने मुझे दुनिया की हर चीज दिखाई और फिर मुझे छोड़ दिया, मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। उसका हाथ मुट्ठी में बंद हो गया, उसकी उंगलियां सफेद हो गईं, नसें फिर से उभर आईं। दीपक सोलंकी नहीं झपका। तो मैं तुम्हें ऐसा करने में मदद करूंगा, उसने धीरे से कहा। नीलगिरी पर्वत के ऊंचे इलाकों में विक्रम सिंह और उनकी विशेष बलों की टीमें जंगल में पूरे खोजी मोड में आगे बढ़ रही थीं। योजना सीधी थी, 3 टीमें त्रिकोणीय संरचना में, प्रत्येक घने जंगली इलाके के एक हिस्से को कवर कर रही थी। वे एक ही व्यक्ति की तलाश में थे, एक व्यक्ति जो केवल अफवाहों से जाना जाता था, हरीश। ये नाम ही आधी टीम को असहज करने के लिए काफी था। खोज स्थिर गति से चल रही थी जब तक कि एक दस्ते ने रेडियो पर संपर्क नहीं किया। उन्होंने कुछ पाया था, एक कुटिया जंगल में छिपी हुई। लेकिन कुछ मिनट बाद चैनल पर एक चीख गूंजी, फिर खामोशी। कोई स्टैटिक नहीं, कोई फॉलो अप नहीं, बस मृत हवा। उस टीम के सटीक निर्देशांक जानते हुए विक्रम सिंह ने तुरंत मार्ग बदल दिया, बाकी दस्ते को सचेत करते हुए, क्योंकि वे जंगल के माध्यम से पूरी गति से दौड़े। मैंने सोचा था कि तुमने कहा था हम एक इंसान की तलाश में हैं। एक दस्ते का कप्तान समीर चावला हांफते हुए चिल्लाया, क्योंकि वे पेड़ों से बचते और जड़ों के ऊपर से कूद रहे थे। और वह अकेला नहीं था जो चिंतित होने लगा था। दस्ते के सदस्य अफवाहों को याद करने लगे थे। प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट, फटे हुए थर्मल सिग्नेचर, भालू, विशाल मृत भालू। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप भूल जाते हैं। और अब वे यह मानने लगे थे कि यह सब सच हो सकता है। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़े, समीर चावला ने विक्रम सिंह की ओर तिरछी नजर डाली, उसे वास्तव में देखा। वह घमंडी आदमी, उसमें कुछ अजीब था। वह सिर्फ बराबरी नहीं कर रहा, वह नेतृत्व कर रहा है। और इस इलाके में समीर चावला की टांगें पहले से ही जलने लगी थीं, और विक्रम सिंह को पसीना भी नहीं आया था। हमने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है। हमने हर जलवायु, हर ऊंचाई में ड्रिल किए हैं। हम माना जाता है कि हम कुलीन हैं, लेकिन अभी हम उसके साथ बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आखिरकार वे उस क्षेत्र में पहुंचे। एक भाड़े का सैनिक एक मोटे पेड़ के तने के पीछे लटका हुआ था, उसका शरीर निष्क्रिय, गर्दन एक टेढ़े कोण पर लटकी हुई थी। विक्रम सिंह उसके पास झुका, नुकसान का जायजा लेते हुए। क्या उसे पेड़ में फेंका गया था? एक दस्ते के सदस्य ने पूछा, सावधानी से उस दृश्य के चारों ओर कदम रखते हुए। लेकिन पेड़ के तने को देखो, इसका एक हिस्सा वास्तव में टूटा हुआ है।
वे अब और सावधानी से बढ़े। हर कदम सोच समझकर, उनके आसपास की हर आवाज बढ़ चढ़कर सुनाई दे रही थी। वे करीब थे। वे महसूस कर सकते थे कहीं आगे वना कुटिया उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ये वाला जंगल के फर्श पर चेहरा ऊपर की ओर लेटा हुआ था। कमजोर रूप से कराह रहा था। दोनों टांगें कुचल दी गई थीं, हड्डियों में पूरी तरह से चूर चूर। उस आदमी की आंखें फड़फड़ाईं, उसके चेहरे के हर इंच पर दर्द अंकित था। एक आदमी, उसने हम सबको पकड़ लिया। उसने हांफते हुए कहा, कुछ भी काम नहीं किया। हथियार गिर, उस पर कुछ भी काम नहीं किया। वह इंसान नहीं है, वह एक राक्षस है। समीर चावला ने अपने जबड़े कस लिए, लेकिन विक्रम सिंह उस आदमी के पास शांतिपूर्वक झुका, चोट का निरीक्षण करते हुए। क्या तुमने फ्रैक्चर को देखा? विक्रम सिंह ने लगभग अत्यधिक शांति से कहा। देखो, जहां हड्डी कुचली गई है वह पिंडली है, और केवल पिंडली। और फिर उन्हें और मिले, एक के बाद एक। भाड़े के सैनिकों को जंगल में खोजा गया, कुछ बेहोश, कुछ कराह रहे, चोटिल, पिटे हुए, लेकिन जीवित। अगर उन्हें उनकी स्थिति में कुछ और घंटों के लिए छोड़ दिया जाता, शायद ये बदल आता। लेकिन अभी के लिए हर घायल आदमी सांस ले रहा था। इतने प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों से लड़ना और बिना एक भी मौत के उन सभी को हरा देना। आरव, मैं जानता हूं कि तुम इस व्यक्ति को अपना शिक्षक चाहते हो, लेकिन मैं सोचने लगा हूं कि क्या मैं उसे मनाने के लिए काफी करीब भी पहुंच सकता हूं। बिना एक शब्द कहे विक्रम सिंह और उनकी टीम आगे बढ़ी, जंगल के आखिरी हिस्से से होकर तब तक चलते रहे जब तक पेड़ पतले नहीं हो गए। छतरी खुल गई और ठीक सामने उन्होंने इसे देखा। एक कुटिया, बड़ी, मजबूत, मोटे लट्ठों और पत्थरों से बनी, स्पष्ट रूप से जंगल में टिकने के लिए बनाई गई थी। और इसके सामने अराजकता। विक्रम सिंह खुली जगह में ठीक समय पर बाहर निकला, ताकि वह दस्ते के 8 सदस्यों को एक अकेले आदमी को घेरे हुए देख सके। कोई साधारण आदमी नहीं, वह लगभग 7 फीट लंबा रहा होगा, बाकियों पर हावी। उसका पूरा ऊपरी आधा शरीर नंगा था, जिस से एक ऐसी काया दिख रही थी जो प्रकृति द्वारा तराशी गई थी और किसी जिम से कहीं अधिक क्रूर चीज द्वारा कठोर की गई थी। उसकी त्वचा गहरी और सांवली थी, धूप से झुलसी और निशानयुक्त, चौड़े कंधों और विशाल छाती पर फैली हुई थी। एक जंगली, उलझी हुई दाढ़ी उसके चेहरे को ढांके हुए थी, जिसमें भूरे रंग की लकीरें थीं जैसे जंग खाया हुआ स्टील। और उसके बाल, लंबे, बेतरतीब और उलझे हुए, उसकी रीढ़ की हड्डी के आधार तक नीचे लट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सालों से बढ़ रहा हो। उसकी आंखें सबसे अधिक परेशान करने वाली थीं, संकरी, तीक्ष्ण, लगभग चौकोर आकार की, केंद्रित, गुस्से में नहीं, उन्मादी नहीं, बस सटीक, घातक सटीक। दस्ते ने उसके चारों ओर एक गोलाकार घेरा बना लिया था। उन्होंने पहले ही अपने हथियार, टेजर निकाल लिए थे और गोली चलाने शुरू कर दिए थे। पूरा टेजर गन दस्ते के सदस्य के हाथों से छीन लिया गया, और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले उस आदमी ने इसे फेंक दिया, सीधे सैनिक के चेहरे पर। टेजर काम नहीं कर रहे, समीर चावला ने विक्रम सिंह के पास खड़े होकर आवाज धीमी और गंभीर होकर कहा। इसका मतलब है कि हमें उसे पुराने तरीके से नीचे ले जाना होगा। उस आदमी ने अपनी एक बांह को अपनी छाती के पार घुमाया, बस एक बांह, और यह सैनिक को ट्रक की तरह टकराया। उस बल ने सैनिक को पूरी तरह से जमीन से उठा दिया और उसे जंगल की छाया में पीछे की ओर फेंक दिया, जहां वह पेड़ों के बीच गायब हो गया। समीर चावला और बाकी दस्ता, जो अभी भी रेखा के पीछे खड़े थे, वहीं जड़वत हो गए। उनकी घबराहट सुनाई दे रही थी, पसीना दिखाई दे रहा था। विक्रम सिंह की बोलने की शैली में कुछ था, उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास, जिसने समीर चावला को झिझकने पर मजबूर कर दिया। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ उसने अपनी तरफ से हथियार निकाला और उसे सौंप दिया। विक्रम सिंह ने बंदूक की जांच की, चैम्बर का निरीक्षण किया, वजन का परीक्षण किया। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने स्लाइड को पीछे खींचा और उसे जगह पर क्लिक किया, आंखें केंद्रित। मेरा कार्य सिल्वर रेंजर के रूप में। समीर चावला ने हमेशा सोचा था कि विक्रम सिंह में कुछ गड़बड़ है, जैसे दिमाग में कोई पेंच ढीला हो। बहुत शांत, बहुत संयमित, जैसे वह खतरे को सामान्य लोगों की तरह महसूस ही नहीं करता। लेकिन अब उसे सीधे उस मांसपेशियों के पहाड़ की ओर दौड़ते हुए देखना, जो मुश्किल से एक इंसान जैसा दिखता था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, विक्रम सिंह पूरी तरह से पागल था। वे पहले ही देख चुके थे कि रबर की गोलियां और इस आदमी की त्वचा से फोम की गोलियों की तरह उछल रही थीं। कई टेजर फायर किए गए थे, पूर्ण संपर्क, पूर्ण वोल्टेज, और इसका कोई असर नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी आप सुनते हैं कि कोई टेजर का प्रतिरोध करता है, लेकिन
छोटी ई न इस तरह नहीं, सबका नहीं, हर बार नहीं। ये प्रतिरोध नहीं था, ये प्रतिरक्षा थी। बाकी दस्ता फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी ताकि वे कुचले न जाएं। तब एक ने भारी भरकम जाल लॉन्चर निकाला, एक उच्च शक्ति वाला मॉडल जो जंगली जानवरों, यहां तक कि शेरों को रोकने के लिए बनाया गया था। स्टील का जाल तनाव रेखाओं से बुना गया था, इतना मजबूत कि अगर सही ढंग से फायर किया जाए तो किसी को कुचल सकता था। और फिर धम, खुले मैदान में एक तेज आवाज गूंजी। हरीश ने बीच में ही झटका खाया। उसकी आंखें सिकुड़ी, उसकी बांह थोड़ा सा रास्ते से हट गई और उसका थप्पड़ पूरी तरह चूक गया, केवल हवा में लहराया। मेरा नाम विक्रम सिंह है, उन्होंने पेड़ों के बीच गूंजती आवाज में पुकारा। और मैं एक क्लाइंट की ओर से यहाँ हूँ। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम बात करना चाहते हैं, शांति और सौम्यता से अगर यह संभव हो। उसी तरल गति में विक्रम सिंह नीचे झुके और गीली घास पर फिसल गए। कीचड़ ने उनके सिलवटदार सूट को दागदार कर दिया, लेकिन उन्होंने गति नहीं रोकी। वे सीधे हरीश की टांगों के बीच से गोता लगाकर दूसरी तरफ साफ निकल आए। महाशय, दस्ते के एक सदस्य रोहन देसाई ने आंखें फैलाते हुए कहा, आपने उन शॉट्स को देखा? वे चालें, वह कोई सामान्य नागरिक नहीं है। वह सामान्य नहीं है। आपका क्लाइंट मुझसे मिलना चाहता है, हरीश ने पूछा। उनकी गहरी आवाज गड़गड़ाती हुई, उनकी तीक्ष्ण आंखें विक्रम सिंह पर टिक गईं। तो वे खुद यहाँ क्यों नहीं हैं? और यह कैसा स्वागत है, मेरे दरवाजे पर एक पूरी सेना लेकर आना। विक्रम सिंह ने अपनी जगह बनाए रखी, साफ शॉट्स फायर करते हुए, फिर से गले पर निशाना लगाते हुए, लेकिन इस बार हरीश ने अपनी विशाल हथेली उठाए और गोलियों को बीच में ही रोक दिया। गोलियां उनकी हथेली पर बेकार ठक ठक करती रहीं। विक्रम सिंह पीछे हटे, तेज और हल्के कदमों के साथ, अभी भी फायर करते हुए। उन्होंने निशाना बदला, घुटने की ओर 2 तेज शॉट्स, उम्मीद करते हुए कि लक्ष्य डगमगा जाएगा। लेकिन हरीश लगातार आगे बढ़ते रहे, अथक। वे जंगल के किनारे से बाहर निकले। अब पेड़ रास्ते को घेरे हुए थे और हरीश ने एक जंगली मुक्का मारा। मैं समझता हूं कि हमने आपके निजी स्थान पर आक्रमण किया है, विक्रम सिंह ने चालों के बीच चिल्लाया, सांस तंग ले। किन स्थिर, मुझे पता है कि यह बुरा लगता है, लेकिन मुझे आपकी बात सुनने की जरूरत है। हम केवल अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए हमने ऐसा प्रतिक्रिया दी। विक्रम सिंह ने चिल्लाया, उनकी आवाज तनावपूर्ण थी क्योंकि वे एक और विनाशकारी प्रहार से बचने के लिए गोता लगाकर लुढ़के। बस मुझे एक पल बात करने का मौका दो। हरीश ने 2 पेड़ों को आपस में टकराया, उनके तनों को कार्डबोर्ड की तरह कुचल दिया। टुकड़े कांच के टुकड़ों की तरह बरस पड़े। मुक्का विक्रम सिंह से कुछ इंच की दूरी से चूक गया। प्रवृत्ति ने काम किया। उन्होंने हरीश के घुटने पर एक पैर जमाया, उससे उछलकर, और अपने घुटने को सीधे हरीश की ठुड्डी में मारा, जिससे उसका जबड़ा एक क्रूर झटके के साथ बंद हो गया। विक्रम सिंह की हर चाल में उद्देश्य था। वे जंगल को ढाल की तरह, जाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वे हरीश की शक्ति को अवशोषित नहीं कर रहे थे, बल्कि उसे मोड़ रहे थे। वे दोनों राक्षस हैं, समीर चावला ने बुदबुदाया, जो देख रहे थे उसे मुश्किल से विश्वास करते हुए। लेकिन उनमें से एक स्पष्ट रूप से बड़ा राक्षस है। आपको मारने के लिए माफी मांगता हूं, विक्रम सिंह ने पुकारा। उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन आपने मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अब क्या आप सुनेंगे? जमीन कांप उठी। फिर हरीश ने पूरे पेड़ को मिट्टी से साफ बाहर निकाल लिया। ये रहा मेरा जवाब। अब तक विक्रम सिंह ने हरीश के प्रहारों से अच्छी तरह बचाव किया था, लेकिन वह सच जानता था। झिझकने का कोई समय नहीं था। एक गर्जना के साथ हरीश ने विशाल पेड़ के तने को बेसबॉल बैट की तरह घुमाया। हवा में तेजी से एक अटने की सनसनाहट ऐसी थी जैसे जंगल में तूफान आ गया हो। ये झटका नीचा था, चतुर। विक्रम के लिए पहले की तरह इसके नीचे फिसलने की कोई जगह नहीं थी, और तना इतना मोटा था कि इसके ऊपर से कूदना असंभव था। एक ही विकल्प। विक्रम ने मुड़कर सामने के पेड़ की ओर सीधा दौड़ा, उसके तने पर चढ़ा और हवा में उछल गया। पेड़ चटक गए, लकड़ी फट गई, यहां तक कि जिस पेड़ को विक्रम ने अपने स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया था, वह भी पलक झपकते ही नष्ट हो गया। उसके पीछे का पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राकृतिक आपदा गुजर गई हो। जंगल टुकड़े टुकड़े हो गया था। गिरे हुए पेड़ एक दूसरे पर लकड़ियों की तरह ढेर हो गए थे। आला और मलबा अराजकता के कागजी टुकड़ों की तरह जमीन पर बिखरा हुआ था। यहां तक कि हरीश भी रुक गया। एक पल के लिए वह आश्चर्यचकित दिखा कि विक्रम ने उससे बचने का तरीका ढूंढ लिया। तुमने अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी, हरीश ने कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी।
तुम्हें जाने के लिए कहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन स्पष्ट है, तुम यहाँ अपने एजेंडे के साथ आए हो। हरीश ने अपनी उंगलियां फैलाईं। उसकी बाहों की मांसपेशियां सिकुड़ीं, फिर कस गईं। उसकी नसें त्वचा के नीचे केबल्स की तरह उभर आईं। उसके अंग ऐसे लग रहे थे जैसे वे सिकुड़ रहे हों, लेकिन किसी तरह घने हो रहे हों, जैसे त्वचा में लिपटा हुआ पत्थर। कुछ नहीं। लोगों ने देखना शुरू किया कि उनके पास और कुछ है या नहीं, लेकिन वे पहले ही हरीश से मिलने पर अपने पास मौजूद लगभग सभी सामान का इस्तेमाल कर चुके थे। वे पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं थे जहां एक व्यक्ति छोटी ई ने उनकी पीठ को इतनी बुरी तरह दीवार से सटा दिया हो। वह खत्म हो गया, समीर ने फुसफुसाया, आंखें फैली हुई थीं। हम और कुछ नहीं कर सकते। इस सब के बीच विक्रम सिंह दृढ़ता से खड़ा था। पैसा मेरे लिए कभी समस्या नहीं रहा, हरीश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैं बस अकेला छोड़ा जाना चाहता हूं। अपने क्लाइंट को बता दो कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और जल्दी बता दो अगर तुम इससे बचना चाहते हो। विक्रम की सांस रुक गई। वह देख सकता था, हरीश अब उस पर मिसाइल की तरह झपटने वाला था। लेकिन इससे पहले कि घबराहट हावी हो पाती, आरव की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वे शब्द जो उसने कहा था कि शायद काम करें। मेरा क्लाइंट, विक्रम ने फिर से शुरू किया। इस बार और जोर से, दृढ़ता से खड़ा होकर। उसे एक निमंत्रण भेजा गया था। उसने कहा था कि आपको भी एक मिला होगा। हा। हरीश जोर से हंसा, उसकी आवाज हवा को हिलाती हुई। ओह, मैंने ये पहले भी सुना है। बेशक, वे चाहते हैं कि मैं उन्हें सिखाऊं। और अब वे दावा करते हैं कि उनके पास निमंत्रण भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जैसे लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एक मुट्ठी स्थिर, उसके चेहरे से कुछ ही इंच दूर। एक निमंत्रण, हरीश ने बुदबुदाया, उसकी आवाज अब धीमी थी, विचारशील। एक साधारण शिष्य को भेजा गया। आपका क्लाइंट कौन है? विक्रम सिंह ने हरीश का सामना करते हुए इस पूरे समय कुछ नोटिस किया था। और यह सिर्फ लड़ाई के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले भी। हरीश अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह अपने आसपास के लोगों को जरूरत से ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। यह महज संयोग या नियंत्रण की कमी नहीं थी। विक्रम देख सकता था कि वह जानबूझकर खुद को रोक रहा था। शायद वह वास्तव में खुद पर सीमाएं लगा रहा था, और जो विनाश हुआ था, वह उन सीमाओं के परीक्षण का केवल एक उप-उत्पाद था। किसी भी तरह, किसी के लिए ऐसा करने का मतलब एक स्पष्ट सत्य था। हरीश हत्या नहीं करना चाहता था। हरीश ने जो अंतिम प्रहार तैयार किया था, विक्रम ने अपना मन बना लिया था। वह संदेश देगा, और वह अपनी जगह से नहीं हटेगा। चाहे वह उस प्रहार से बच भी सकता था। यह पूरी तरह से दूसरी बात थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहां तक कि अगर आरव की भविष्यवाणी सच नहीं हुई, तो भी विक्रम को भरोसा था कि हरीश खुद को घातक प्रहार करने से पहले रोक लेगा। और वह भरोसा अभी साबित हो गया था। जैसे ही तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, विक्रम ने महसूस किया कि उसके चश्मे का एक हिस्सा टूट गया और चकनाचूर हो गया। टूटे हुए टुकड़े उसके पैरों के पास जमीन पर गिर गए। केवल हवा के बल से टूट गया। विक्रम ने सोचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वह चीज वास्तव में मुझ पर लगी होती, तो मेरा सिर मेरी खोपड़ी से अलग हो गया होता। और अंत में वह गति, मैंने मान लिया था। हरीश जैसे नाम के साथ उसकी खासियत कच्ची ताकत होगी, लेकिन उसने अभी साबित कर दिया। उसके पास असाधारण गति भी है। ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट ने आपकी रुचि जगा दी है, विक्रम ने शांति से कहा, अपनी सांस को स्थिर करते हुए। सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर से माफी मांगता हूं। हमें नहीं पता था कि आप किस तरह के व्यक्ति होंगे, और आपको ढूंढना कठिन रहा है। इसलिए मुझे यहां मौजूद सभी लोगों की सहायता की जरूरत थी। हालांकि, विक्रम ने दृढ़ स्वर में जारी रखा, मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता। और इससे पहले कि आप कहें कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, ये जान ले, वह कल खुद आपसे मिलने आएगा। अगर आप इजाजत दें, वह सब कुछ आमने सामने समझाएगा। मेरा यहाँ उद्देश्य केवल आपको पहले ढूंढना था। मेरे कुछ नियम हैं, अगर मुझे आपकी शर्त माननी है। हरीश ने आखिरकार बोलना शुरू किया, उसकी आवाज गहरी और अटल थी। पहला, केवल आप और वह शिष्य कल यहाँ आ सकते हैं। इस कुटिया में और कोई नहीं। बिना एक और नजर डाले, हरीश मुड़ा और उनके पास से गुजरकर फिर से कुटिया की ओर चला गया। उसने फिर से नहीं बोला, केवल उसके भारी कदमों की आवाज शांत जंगल में गूंज रही थी। जब मैं वापस बाहर आऊंगा, हरीश ने अपने कंधे के ऊपर से जोड़ा। उसका लहजा ठंडा और पूर्ण था। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं होना चाहिए जिसमें जमीन पर पड़े लोग भी शामिल हैं। और बस ऐसे ही वह विशालकाय व्यक्ति गायब हो गया। वह विशाल जानवर जैसा आदमी चला गया था, लेकिन उसकी मौजूदगी का वजन हवा में बना रहा।
वहां मौजूद हर एक व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे वे अभी अभी मौत के मुंह से बाल बाल बचे हों। उनके आसपास की हवा आखिरकार फिर से सांस लेने लायक लगी, हालांकि उनमें से कोई भी यह एहसास नहीं झटक सका कि उन्होंने हरीश की असली ताकत को भी नहीं देखा था। दस्ते ने समय बर्बाद नहीं किया। हेलीकॉप्टर फिर से उनकी स्थिति तक नीचे उतारे गए थे और घायलों को जल्दी से अंदर रखकर मुख्य शहर की ओर उड़ान भर दी गई। दल तनाव में था, चॉपर के ब्लेड्स की तेज गूंज ने उन्हें बेचैन कर दिया था। क्या होगा अगर यह शोर फिर से हरीश को भड़का दे? वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक पूरा क्षेत्र खाली नहीं हो जाता, विक्रम ने उन्हें चुपके से आश्वासन दिया। यह एक खोखली धमकी थी, मुझे इस पर यकीन है। अब केवल समीर और बाकी बचे दस्ते के सदस्य बचे थे, अंतिम हेलीकॉप्टर के आने और उन्हें वहां से निकालने की प्रतीक्षा में। तुमने हमारा साथ दिया, अपने आसपास की पूरी जागरूकता के साथ चले। तुम्हारी लड़ने की शैली तेज, नियंत्रित, हमेशा स्थिति को पढ़ते हुए, और तुम अविश्वसनीय रूप से युवा हो। तुम कौन हो? विशेष बल? फिर भी ये समझ में नहीं आता। समीर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर भी विक्रम चुप रहा, और उस चुप्पी में समीर को उसका जवाब मिल गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी, लेकिन फिर उसके मुंह के कोनों पर एक छोटी सी मुस्कान उभरी जब उसने विक्रम को देखा। तुम जो भी हो, तुम स्पष्ट रूप से अपनी नौकरी के लिए ज्यादा योग्य हो। हालांकि अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें बार बार ऐसी परिस्थितियों में डालता रहता है, शायद नहीं। मैं जो वास्तव में कहना चाहता हूं वह ये है, अगर तुम्हें कभी नौकरी की जरूरत हो या अभी चाहिए, तुम हमेशा हमें ढूंढ सकते हो। तुम्हारी हमारी टीम में ज्यादा स्वागत होगा। विक्रम ने ऊपर पहुंचकर अपने टूटे हुए चश्मे को उतारा, उन्हें साफ सुथरे ढंग से अपनी जैकेट की छाती की जेब में रख लिया। समीर ने उसे ऐसा करते हुए देखा, पहले से ही सच्चाई का अनुमान लगाते हुए। शायद चश्मा भी असली नहीं था। उसने कुछ विशेष इकाइयों के बारे में सुना था जहां शामिल होने की सख्त शर्तों में से एक थी पूर्ण 20/20 दृष्टि। मेरे पास पहले से ही एक शानदार नौकरी है, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह एक ऐसी नौकरी है जिसे मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसने अपना फोन निकाला। मिशन पूरा हो गया था, अब अच्छी खबर देने का समय था। उसने जल्दी से एक संदेश टाइप किया और भेज दिया। इस बीच शर्मा निवास में आरव का चेहरा उस समय चमक उठा जब उसने देखा कि संदेश किसका था। हरीश कल तुमसे मिलेगा। वह कमाल का विक्रम, उसने वाकई यह कर दिखाया। यह आदमी गजब का है। तभी आरव को अपने हाथ में एक और कंपन महसूस हुआ। सिल्वर रेंजर ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।